हेलो 12th क्लास वाले बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर सीरीज ऑफ क्लास 12 चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड दिस इज लेक्चर 5 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज क्लास 12 चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो लास्ट लेक्चर जो था आपका लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या पढ़ लिया था। लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब SHE को हमने पढ़ लिया था, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उसको क्यों यूज़ करते हैं ये भी हमने सब देख लिया था। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, किस तरीके से उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमारी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देख लिया था। अब तक हमने लगभग 40 to 50% ये चैप्टर आपका ख़त्म कर लिया है। और जो आज का आपका लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 5, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, ये हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। और गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन की हमारी गिब्स एनर्जी क्या होगी, ये टॉपिक भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आ चुके हैं उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो लेक्चर पहले देख के आइए, तब ये लेक्चर अटेंड कीजिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक एक दूसरे से रिलेट करता है। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आगे के लेक्चर आपको उतनी एफिशिएंटली समझ में नहीं आएंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक आपको फर्स्ट लेक्चर से लेके जो अभी तक जितने भी लेक्चर आए हैं सब लेक्चर्स का आपको लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आप एक एक लेक्चर वहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट 12th क्लास का और आपका सॉल्यूशन, ये दोनों चैप्टर के प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं नीचे डाल दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, जो कि वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोनों चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने कराए हैं, एक एक क्वेश्चन कवर किया है NCERT का, एक एक टॉपिक आपका कवर किया है। तो वहाँ से वो चैप्टर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। देखिए, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया था। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? कोई भी अगर रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, Kc होता है। और कैसे निकालते हैं उसको? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इतनी बात है समझ में। अब हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। मतलब बेसिकली हमें करना क्या है, नस्ट इक्वेशन जो थी हमारी उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। मतलब नस्ट इक्वेशन को हमें Kc की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, चलते हैं देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए हमने रिएक्शन ये मान ली जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, जिंक और कॉपर का हमने इलेक्ट्रोड केमिकल सेल जो पढ़ा था, उसमें जो ओवरऑल हमारी रिडॉक्स रिएक्शन आई थी वो क्या आई थी हमारी, Zn + Cu2 + गिव्स अस Zn2 + Cu। मान लीजिए ये हमारी इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम में जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा। Kc कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट मतलब ये और रिएक्टेंट मेरा मतलब ये। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब Zn2 + एक्वस में इसकी कंसंट्रेशन और Cu सॉलिड में इसकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम बिग वाले ब्रैकेट से हम बंद करते हैं। 3 तरीके के आपके ब्रैकेट होते हैं, आपने मैथ में पढ़ा होगा 5th या 6th क्लास में। एक तो होता है आपका ये वाला स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है आपका करली ब्रैकेट ये वाला, और एक होता है आपका ये वाला बिग ब्रैकेट। तो थर्ड वाला जो ब्रैकेट है आपका बिग ब्रैकेट, इसमें बंद करते हैं हम कंसंट्रेशन को। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो नीचे AQ है ये आपको, और ये जो सॉलिड है या फिर कोई भी स्टेट है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कि सॉलिड स्टेट में है, एक्वस में है, लिक्विड में, गैस में है। तो ये हम कौन से ब्रैकेट से बंद करते हैं? ये हम स्मॉल ब्रैकेट से बंद करते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको
याद रखनी चाहिए। तो देखिए इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट हमारा ये मतलब Zn2+ की कंसंट्रेशन, Cu सॉलिड स्टेट में इसकी कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट मतलब हमारा ये Zn इसकी सॉलिड में कंसंट्रेशन और इसकी Cu2+ की एक्वस में कंसंट्रेशन। इतनी बात आई समझ में। अब मैंने आपको एक बात और बताई है, जो भी हमारी कंसंट्रेशन सॉलिड स्टेट में होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर इक्विलिब्रियम में हम नहीं मानते। तो हमारी ये कॉपर हमारा सॉलिड स्टेट में, जिंक हमारा सॉलिड स्टेट में, दोनों को ही हम निग्लेक्ट कर देंगे। क्या बचेगा हमारा सिर्फ Zn2+ और Cu2+। तो Kc हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हमारा क्या हो गया, Zn2+ एक्वस स्टेट में इसकी कंसंट्रेशन अपॉन Cu2+ एक्वस स्टेट में इसकी कंसंट्रेशन। तो इतनी हमने Kc की वैल्यू ये निकाल ली। अब याद करो नर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या कहती है, नर्स्ट इक्वेशन हमारी कहती है E cell इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यही तो हमारी नर्स्ट इक्वेशन थी। बस यहाँ पर वैल्यू रख दो, n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 2 हो जाएगी। अगर मान लो ये कोई और इक्वेशन है तो उसकी n की वैल्यू जो होगी वो हम रख देंगे। मान लीजिए यहाँ पे कुछ n की वैल्यू अभी हम नहीं रख रहे हैं, प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा मेरा, प्रोडक्ट की जगह क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब Zn2+ और Cu की कंसंट्रेशन, Cu की वही बात है सॉलिड स्टेट में है, तो इसको अभी से ही निग्लेक्ट कर देंगे। क्या आ जाएगा, सिर्फ Zn2+ की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के लिए Cu2+ की कंसंट्रेशन आ जाएगी मेरी, Zn को निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि सॉलिड स्टेट में है। तो प्रोडक्ट की जगह मैं क्या रख दूंगा, Zn2+ एक्वस स्टेट में, और रिएक्टेंट की जगह में क्या रख दूंगा, Cu2+ एक्वस स्टेट में। ये दोनों मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। n हमने ऐसे ही रख लिया, n नहीं माना। अच्छा एक चीज और, जब हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका ई सेल जो होता है वो 0 हो जाता है। देखिए होता क्या है मेनली, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था हमने, जो जिंक है जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। वो भी हमने देखा था कि जिंक की जो इलेक्ट्रोड है वो हमारी क्या हो रही थी, थिन हो रही थी, पतली हो रही थी, और कॉपर की इलेक्ट्रोड क्या हो रही थी, थिक हो रही थी। और कहीं ना कहीं उसके जो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में चेंज आ रहा था, जिंक के आयंस उसमें ज़्यादा होते जा रहे थे और कॉपर के आयंस हमारे Cu2+ वाले हमारे कम होते जा रहे थे। तो इस तरीके से हमारे आयंस की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आयन की कंसंट्रेशन बिल्कुल दोनों में सेम हो जाएगी। वो कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। और उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो आपका वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर आपकी रीडिंग शो करनी बंद कर देगा, मतलब डेविएट नहीं होगा, जो होगी वो इक्विलिब्रियम पे उसकी कांस्टेंट रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब वोल्ट मीटर की रीडिंग कांस्टेंट हो गई, डेविएट करना उसने बंद कर दिया, तो उसका ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, सेल का 0 हो जाएगा। तो ई सेल आपका क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे 0 हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा मेरा, ई सेल 0 हो जाएगा। बस इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, ई सेल की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, 0 पुट कर दूंगा, यहाँ 0 पुट कर दिया, इक्वल्स टू ई नॉट सेल हमारा ऐसे ही रख दिया मैंने, माइनस 0.0591 अपॉन n ऐसे ही रख दिया, लॉग प्रोडक्ट की जगह क्या रख दूंगा मैं, Zn2+ की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट की जगह क्या रख दूंगा मैं, Cu2+ की कंसंट्रेशन। इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे हम, ये जो है हमारा ई नॉट सेल तो यहीं पे रहेगा, ये माइनस वाली पूरी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारी पूरी वैल्यू है माइनस में है, इधर पहुंचा दूंगा मैं इक्वल टू के, तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n, और लॉग ये जो है हमारा Zn2+ अपॉन Cu2+, देखो Zn2+ अपॉन Cu2+, ये क्या है, Kc के इक्वल हमने निकाला था, तो इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं, Kc रख सकता हूँ नहीं रख सकता हूँ, तो लॉग क्या हो जाएगा मेरा, Kc क्या हो जाएगा हमारा, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन n लॉग Kc। ये हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नस्ट इक्वेशन के लिए डिराइव हो गया है। अच्छा एक चीज और, आपकी 0.0591 जो आई थी कहाँ से आई थी, याद करो 2.303 RT और ओवर NF था आपका, जब R की वैल्यू हमने रख दी थी 8.314 रख दी थी हमने, टेम्परेचर 293 रख दिया था हम, 298 रख दिया था, F जो है फैराडे कांस्टेंट 96,500 रख दिया था, तभी तो 0.0591 आई थी। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0.0591 हटाइए और लिख देंगे 2.303 RT ओवर NF। तो ये भी आपका एक डेरिवेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, किसके लिए, नस्ट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो इस तरीके से हमने ये ड्राइव कर ली है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए अगर हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वहाँ से हमारा
एनर्जी निकलती है, ठीक है। जो हमारी एनर्जी निकलती है उसको हम किसी भी तरीके के वर्क डन में यूज़ कर लेते हैं। कोई भी हम वर्क कर लेते हैं, उससे पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, कुछ भी करते हैं, वर्क डन तो होता है नहीं होता है उस एनर्जी से। इलेक्ट्रिकल वर्क के रूप में उसको, इलेक्ट्रिकल वर्क के फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या हो जाएगा उस एनर्जी से? हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क हो जाएगा जो हमारा सेल वर्क कर रहा है उसका जो ईएमएफ है, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उस सेल का ईएमएफ, और जो वो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, उन दोनों को प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क। इतनी बात आई समझ में? क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क? प्रोडक्ट ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल, जो हमारा सेल का ईएमएफ है मतलब ई सेल, और इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करता हूं मैं? क्यू से। तो क्या लिख सकता हूं मैं? इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, इसको लिख सकता हूं इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब डब्ल्यू इलेक्ट्रिक। प्रोडक्ट ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा? ई सेल, और किसका प्रोडक्ट है? ईएमएफ ऑफ द सेल, और किसका? हमारा चार्ज का प्रोडक्ट है, मतलब ई सेल इंटू चार्ज, ये मैं लिख सकता हूं। अब एक बात बताइए, जो टोटल चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 1 फैराडे मैंने कितना बताया था आपको? 1 फैराडे था आपका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितना? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा होगा, जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन चल रहा होगा, उतने इलेक्ट्रॉन से अगर मैं 1 फैराडे को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज आ जाएगा। मतलब जो हमारा टोटल चार्ज क्यों आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है उसको 1 फैराडे से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज आ जाएगा। क्यू की वैल्यू क्या आ गई? एनएफ। अब ये एनएफ जो क्यू की वैल्यू आ गई, यहाँ क्यू की जगह मैं पुट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक मेरा क्या आ जाएगा? ई सेल इंटू एनएफ। इतनी बात आई समझ में? या फिर इसको कह सकते हैं डब्ल्यू इलेक्ट्रिक क्या आ गया? एनएफ ई सेल, ये भी मैं कह सकता हूँ। अब आगे क्या कह रहा है? एज वी नो द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज इनटू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। जो हमारी एनर्जी रिलीज हो रही थी उस सेल से, जिसको हम अपने काम में ले रहे थे, वर्क डन करा रहे थे जिससे, उसको हम एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी भी कह सकते हैं। जो हमने थर्मोडायनेमिक एक चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में, उसमें हमने एक टर्म पढ़ी होगी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। जो हमारा वर्क डन होता है उसको गिब्स फ्री एनर्जी की चेंज में भी हम लिख सकते हैं। तो हमारा डब्ल्यू जो वर्क डन हो रहा है उसको गिब्स फ्री एनर्जी की चेंज में क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा जी। डेल्टा क्या है? चेंज इन एनर्जी, ठीक है। चेंज इन जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, और ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज इन एनर्जी बिकॉज ऑफ यूजफुल वर्क। जितना वर्क हमारा यूजफुल होगा उतनी डेल्टा जी हमारी नेगेटिव होगी, या फिर यू भी कह सकते हैं जितना हमारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा हमारा यूजफुल वर्क होगा, उतनी ज़्यादा हमारी इक्वेशन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। तो हमारा ये डिक्रीज इन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा डिक्रीज इन एनर्जी हो रही है, और वो जो डिक्रीज हो रही है वो हमारा वर्क ही तो कर रही है। एनर्जी कब डिक्रीज होगी भाई? जितना वर्क हम करते जाएंगे उस एनर्जी से, वो एनर्जी हमारी कम होती जाएगी। तो निगेटिव ये डिक्रीज इन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा वो वर्क हमारा वहाँ पे उस एनर्जी से हम ले रहे हैं। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक किसके इक्वल हो जाएगी? हमारी गिब्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की, मतलब माइनस डेल्टा जी के। अब डब्ल्यू इलेक्ट्रिक हमारा क्या आया था? ई नॉट सेल एन एफ। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक की जगह माइनस डेल्टा जी भी लिख सकता हूँ मैं। तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा? माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एन एफ ई सेल। ये हम लिख सकते हैं। माइनस को इधर पहुंचा दो, क्या बन जाएगा हमारा? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करूं तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ई सेल जो होता है, ई सेल क्या हो जाएगा हमारा? ई नॉट सेल हो जाएगा। नॉट लगा देंगे, स्टैंडर्ड हो जाता है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाती है वो। तो हमारा डेल्टा जी को क्या बोलेंगे हम? डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और ई नॉट सेल किस में, ई सेल किस में चेंज हो जाएगा? ई नॉट सेल में। तो स्टैंडर्ड स्टेज के लिए ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इतनी बात आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। तो ये हमने फॉर्मूला इसका गिब्स एनर्जी का डिराइव कर लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टर्म्स में। अब अगर नर्स इक्वेशन से हम बात करें तो नर्स इक्वेशन से ई नॉट सेल, जो हमने नर्स इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में नर्स इक्वेशन डिराइव की थी, तो वहां से ई नॉट सेल हमारा क्या निकाला था? 2.303 RT ओवर NF log K से निकाला था। तो यहाँ पे ये जो ई नॉट सेल आया है, ई नॉट सेल की जगह मैं ये इसकी ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ई नॉट सेल की जगह ये रख दीजिए 2.303 RT ओवर NF log KC। क्या आ जाएगा? माइनस NF तो पहले से ही है, मल्टीप्लाई ई नॉट सेल की जगह क्या आ जाएगा? 2.303 RT ओवर NF, 2.303 RT ओवर NF log KC। log KC ये मैंने रख दिया। अब ये जो NF है, NF ऊपर है, NF नीचे है, NF इस वाले NF से ये वाला NF कट हो जाएगा। क्या बच जाएगा मेरा? केवल
-2.303 RT log Kc, ये हमारा बच जाएगा। तो हमारा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या जाएगी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -2.303 RT log Kc। ये भी हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो गया है। गिब्स एनर्जी किसकी टर्म्स में आ गई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म्स में ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया है। तो आपको ये जितने भी फॉर्मूलाज, एक ये हो गया, ये हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया, तो ये वाले फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद करने हैं। जितने भी फॉर्मूला आपको कराए हैं आपको ऐसा करना है, जितने भी, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर आपका न्यूमेरिकल्स बेस्ड चैप्टर था, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपका इसमें फॉर्मूलाज हैं, और सॉलिड स्टेट में भी थोड़े बहुत फॉर्मूलाज हैं। तो आपको एक पतली सी कॉपी बना लेनी है, 10-15 रुपए की जो कॉपी आती है, उसमें आपको क्या करना है, वो कॉपी सिर्फ फॉर्मूला कॉपी रहेगी आपकी, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, सॉलिड स्टेट चैप्टर लिखा, उसके जितने भी फॉर्मूलाज थे, ट्रिक्स थे, वो सब एक जगह लिख लिए। मुश्किल से एक चैप्टर के फॉर्मूला आपके 2 पेज में आ जाएंगे। ऐसे जो सॉल्यूशन चैप्टर था उसके फॉर्मूलाज और ट्रिक्स 1 पेज में लिख लिए। ऐसी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर था उसके फॉर्मूलाज और ट्रिक 1 पेज में लिख लेंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपका फॉर्मूला लिखने का रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएंगे। फिर अगर आपको फॉर्मूला वो रिवाइज करने होंगे, बस वो वाली कॉपी खोलो और रिवाइज कर लो एक बार। इससे क्या होगा, पूरा चैप्टर आपको देखना नहीं पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम आपका कम टाइम में ही आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। तो आप एक फॉर्मूला कॉपी बनाइए, उसमें फॉर्मूलाज और ट्रिक्स आप चैप्टर वाइज लिख देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से मैं मानता हूँ अगर आप सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन और ये वाला लिखेंगे तो मुश्किल से आधा घंटे में आप सब कुछ लिख देंगे। और जैसे जैसे लेक्चर में आप देखेंगे कि जो फार्मूला आ रहा है या फिर जो ट्रिक बता रहे हैं, तो वो ट्रिक आप हाथों हाथ लिखेंगे। 2-4 मिनट का भी बिल्कुल खेल नहीं होगा इसमें, और आपका बिल्कुल एक बढ़िया तरीके से फॉर्मूला की कॉपी आपको तैयार हो जाएगी, जो कि आपको यकीन मानिए एग्जाम के टाइम, बोर्ड एग्जाम जब आपके होंगे या प्री बोर्ड होंगे, उस टाइम आपको बिल्कुल इतनी एडवांटेज लगेगी उस कॉपी की कि आप बिल्कुल बहुत कम टाइम में सब कुछ पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं। तो ये काम आप बिल्कुल करके चलिए। और जितना भी लेक्चर मैं आपको पढ़ाता हूँ, इतनी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, पढ़ते टाइम आप कॉपी खोल के बैठिए और नोट्स बिल्कुल ज़रूर तैयार कीजिएगा। बिना नोट्स के कुछ नहीं होने वाला, नोट्स ज़रूर तैयार कीजिएगा। नोट्स आप तैयार करेंगे तभी आपको आगे हेल्प मिल पाएगी, वरना ह्यूमन माइंड की एक कैपेबिलिटी होती है, वो 5-10 दिन में 1 हफ्ते में सब कुछ भूल जाता है। मान लो आपने आज लेक्चर मेरा पढ़ा, नोट्स नहीं बनाए और 1 हफ्ते बाद देखा, तो आपके दिमाग से बिल्कुल सब कुछ साफ हो चुका होगा। तो इसलिए नोट्स ज़रूर बनाएं, आपके माइंड में रिवाइज करने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहेगा। आज के लेक्चर में हमने पढ़ लिया है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है ईएमएफ के टर्म्स में और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म्स में। उसके बाद हमने नर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर ली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म्स में। ये आज के टॉपिक थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे आपको फैराडे लॉ और इलेक्ट्रोलाइसिस दोनों ही टॉपिक कवर करा दें। उसके बाद आपका कंडक्टेंस बचेगा, बस आपका ये फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैम मेरा मानना है 3-4 लेक्चर में बिल्कुल आपका ये सारी थ्योरी चैप्टर की कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद इंटेक्स और आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन बच जाएंगे, तो आपका 1 हफ्ते में बिल्कुल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर, मेरे पढ़ाने का स्टाइल, वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विदा लेता हूँ आपसे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फिर बने रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।